A very good morning to our respected teachers and my dear classmates. Myself, Preeti from A&M second year, Banbanki. Today I am here to represent my topic placenta previa. But before we start the topic placenta previa, we must know about the antepartum hemorrhage. It means APH. So I am here to represent my topic. So let's start our topic. APH, it means antepartum hemorrhage. What is this? Any bleeding from the genital tract that occurs after 28 weeks of pregnancy and before the childbirth. Any bleeding, it means ये कोई भी तरीके का bleeding हो सकता है. कहाँ से? हमारे genital tracts, it means जनन अंग से कोई भी टाइप का bleeding हो सकता है, जो कि एक प्रेगनेंसी के 28वां सप्ताह के दौरान और बिफोर द चाइल्ड बर्थ, इट मीन्स कि प्रेगनेंसी के 28वां सप्ताह के बाद और बच्चे के जन्म से पहले ये एक तरीके का ब्लीडिंग हम लोगों के जेनिटल ट्रैक्ट से देखा जाता है. उसको कहते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज. अब हम लोग जान लिए क्या है एंटीपार्टम हेमोरेज. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉजेस क्या है एंटीपार्टम हेमोरेज का. तो स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कॉज आ जाता है प्लेसेंटल कॉज. प्लेसेंटल कॉज मतलब प्लेसेंटा में क्या डिफेक्शन होता होगा जिसकी वजह से हम लोग सफर कर सकते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज से. तो पहला कॉज है प्लेसेंटल कॉज. इसमें भी पहला पॉइंट है, इसके अंदर 3 पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे. प्लेसेंटा में डिफेक्शन होने की वजह से हम लोग कैसे एपीएच से सफर करेंगे, इसमें भी 3 पॉइंट है, कंसिडर करके चलते हैं. जिसको पहला है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसपे आज हम मेरा मेन टॉपिक है, जिसको हम अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आज. क्या है प्लेसेंटा प्रीविया. दूसरा है एब्रप्शन प्लेसेंटा. तीसरा है वासा प्लेसेंटा प्रीविया. और उसके बाद दूसरा कॉज क्या है प्लेसेंटा प्रीविया और एपीएच का. दूसरा पॉइंट है एक्स्ट्रा प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के बाहर, इट मींस प्लेसेंटा के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को छोड़ के, विद इन प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा के बाहर क्या कारण हो सकता है एपीएच का. तो या तो पहला है सर्वाइकल कॉज. इट मींस हम लोगों के सर्विक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई डिफेक्ट होगा, ऐसा कोई एब्नॉर्मलिटी होगा जिसकी वजह से एपीएच हो सकता है. दूसरा है इसके अंदर वेजाइनल कॉज. इट मींस किसी भी फीमेल के वेजाइनल में या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से कोई भी प्रेग्नेंट वोमेन सफर कर सकती है एपीएच से. तीसरा है अदर कॉज. अदर कॉज में हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं या तो किसी भी वोमेन का प्लेसेंटा डिफेक्शन हो सकता है. किस रीजन से? या तो उसके यूटेरस में कोई एब्नॉर्मलिटीज हो या फिर उसके यूटेरस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ हो. ये सब अदर कॉज में हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं. तो हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया, उसके बारे में केस स्टडी डिटेल स्टडी करते हैं विद द डायग्राम. सो स्टार्ट आवर टॉपिक. प्लेसेंटा प्रीविया, इट इज अ कंडीशन इन द प्रेगनेंसी where the placenta is implanted in the lower uterine segment, either partially, completely covering the internal OS. इसके कहने का मतलब है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है. प्लेसेंटा प्रीविया एक तरीके का कंडीशन है प्रेगनेंसी में, जिसमें कि प्लेसेंटा इम्प्लांट होता तो है. प्रेग्नेंट हुई महिला तो प्लेसेंटा जब तक इम्प्लांट नहीं हुआ, बेबी को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा. प्लेसेंटा इम्प्लांट है. 28 वीक्स प्रेगनेंसी, इट मींस बेबी सर्वाइव कर रहा है उसके वॉर्म में. बेबी सर्वाइव कर रहा है, इट मींस वो उसको नरिशमेंट मिल रहा है प्रॉपर, वो हेल्दी है. बट 28 वीक्स के बाद जो डिफेक्शन या फिर जो भी एब्नॉर्मलिटीज कॉज होती है उसको हम लोग एपीएच कहते हैं. तो हम लोग 28 वीक्स के बाद होने वाले प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं. इट मींस कि बेबी सर्वाइव कर रहा है अंदर. तो क्या है कि प्लेसेंटा जो है ना इम्प्लांट होता है यूटेरस में, लेकिन वो अपने फिक्स पोजीशन पे नहीं होता है. जैसे कि हम लोग देखे बताते हैं, ये एक नॉर्मल डायग्राम है. मतलब नॉर्मल कोई भी नॉर्मल वोमेन प्रेग्नेंट होगी तो उसके यूटेरस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ये फंडस हुआ, ये फ्लैपियन ट्यूब है, जहाँ पे मेनली हम लोग मेन रोल है फ्लैपियन ट्यूब का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यही ऑकर होता है. इट मींस किसी भी प्रेगनेंसी का पहला मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि फ्लैपियन ट्यूब में आएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है. ओवेरी है, ये इंडोमेट्रियम वॉल है यूटेरस का, ये इंटरनल सर्वाइकल ओएस और एक्सटर्नल ओएस है. हम लोग कभी क्या पढ़े डेफिनेशन में कि प्लेसेंटा इम्प्लांट इन द यूटेरस बट प्लेसेंटा इज इम्प्लांट इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट ऑन द इंटरनल सर्वाइकल ओएस. तो हम लोग देखेंगे इंटरनल सर्वाइकल ओएस के आसपास. देखिए ये नॉर्मल प्लेसेंटा का नॉर्मल जो प्लेसेंटा है, नॉर्मल यहाँ पे फीटस है प्लेसेंटा है, इसमें क्या देखा जा रहा है कि
बेबी यहाँ पे जो प्लेसेंटा है जिससे कि बेबी अटैच, जिससे कि नरिशमेंट मिलता है बच्चे को, वो नॉर्मल यहाँ फंडस अपर मतलब यूटेरस के अपर पार्ट से वो अटैच होता है, मतलब ये प्लेसेंटा यूटेरस के अपर सेगमेंट में अटैच होता है। ये एक नॉर्मल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे वॉर्म में, किसी भी प्रेग्नेंट वोमेन के वॉर्म में बेबी कैसे रहता है, किस पोजीशन में रहता है, फ्लैक्स पोजीशन में होता है, जिससे कि फंडस के अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा अटैच होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा कंडीशन है। बट जब हम लोग प्लेसेंटा प्रेविया पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि बेबी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट मींस अपर सेगमेंट हो गया, अपर में अटैच है, और ये यहाँ से जो है ये इंडोमेट्रियम के यहाँ से ये लोअर सेगमेंट को कंसीडर करके चलते हैं हम लोग अपने यूटेरस का। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि बेबी जो है लोअर सेगमेंट में, बेबी प्लेसेंटा मतलब बेबी कहने का मतलब प्लेसेंटा जो है, क्योंकि विदाउट प्लेसेंटा के बेबी को नरिशमेंट तो मिलेगा नहीं, तो ये प्लेसेंटा जो है लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्राइन में आकर इम्प्लांट हो जाता है। तो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसका भी हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे, इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा यहाँ पे 4 तरीके से इम्प्लांट हो सकता है। हम लोग जब पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, देखते हैं पहला कंडीशन। पहला है लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा इज मेनली इम्प्लांट इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट रीच अप टिल द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। इट मीन्स क्या है कि प्लेसेंटा जाकर के यूटेरस के लोअर सेगमेंट में आके इम्प्लांट तो होता है, लेकिन ये हो गया, ये इंटरनल ओएस देख रहे हैं आप लोग, ये इंटरनल ओएस है और ये एक्सटर्नल ओएस। प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लो लाइन, इट मीन्स इसके लाइनिंग पे आकर के प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ देखिए ये लो लाइन के पास आके प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है। इस फिगर में पूरा अच्छे से दिखाया गया, ये पूरा लाइन पे आके प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है। तो ये पहला कंडीशन, पहला टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया का, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। The placenta is implant in the margin of internal cervical os. मार्जिन कहने का क्या, किसी भी चीज को मार्जिन कहने का क्या मतलब है, मार्जिन इट मींस किनारा से अबव। यहाँ देखिए ये प्लेसेंटा और ये इंटरनल सर्वाइकल ओस एकदम मार्जिन से अटैच है, तो प्लेसेंटा मार्जिन पे आके अटैच होता है, तो ये पढ़ लिए मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तीसरा देखेंगे पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल बोलने से हम लोग के दिमाग में क्या स्ट्राइक होता है कि पार्शियल इट मींस आधा, तो देयर इज द प्लेसेंटा इज इम्प्लांट पार्शियली ऑन द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल ओएस है, इंटरनल सर्वाइकल ओएस, यहाँ पे पार्शियली, यहाँ पे कुछ स्पेस छोटा हुआ है जिसको टोटली कवर नहीं कर रहा है प्लेसेंटा, पार्शियली आकर के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे क्या टाइप है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर देखेंगे कि प्लेसेंटा इज कंप्लीटली इम्प्लांटेड ऑन द इंटरनल सर्वाइकल ओएस। देख रहे हैं आप इस डायग्राम में, ये इंटरनल सर्वाइकल एक्सटर्नल सर्वाइकल ओएस है। इंटरनल सर्वाइकल ओएस के पूरे कंप्लीटली इस ओपनिंग को पूरा प्लेसेंटा बंद कर देता है और ये पूरा कवर कर लेता है, ये आ जाता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। हम लोग देखें कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप्स देखे, और अब हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया करते हैं तो मतलब किस कोई भी वोमेन प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर रही है तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल में जो होता है प्लेसेंटा फंडस के अपर सेगमेंट में जाकर इम्प्लांट होता है, बट इस कंडीशन में वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट से आकर इम्प्लांट हो जाता है प्लेसेंटा, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर आते हैं, हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है मैटरनल फैक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें कैसे, मतलब जैसे कि देख सकते हैं मैटरनल फैक्टर में हम लोग कंसीडर करेंगे कि एडवांस मदर एज, इट मींस कि माँ का एज 35 ईयर से ज्यादा होगा तो वो वोमेन प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर सकती है। हम लोग इसको एडवांस एज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी वोमेन है 30 तक, अप्रोक्स 30 to 30 तक एक मतलब उसका बॉडी फर्टाइल होता है, पूरा मैच्योर होता है और वो बेबी को नरिश देने के लिए पूरा फिट होती है। तो उसके बाद अगर वो 35 के बाद कंसीव करती हैं तो उसमें मेनली देखा जा सकता है ये वाला रिस्क फैक्टर कि वो प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर सकती है। और दूसरा है मल्टीपैरिटी। माँ अगर एक से अधिक बार
एक से अधिक बार माँ बन चुकी हो, मतलब एक बेबी है, 2 बेबी है, 3 बेबी है, और बीच में बच्चे का गैप बहुत कम है, इट मीन्स मदर कहीं ना कहीं वीक है और उसका जो यूटेरस है उस तरह कैपेबल नहीं है कि एक अच्छा फिट बच्चे को जन्म दे सके। तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ये मतलब माँ के लिए बहुत रिस्क फैक्टर हो सकता है कि वो प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर सकती है। दूसरा यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज, मतलब हम लोग के यूटेरस में ऐसा क्या एब्नॉर्मलिटीज आ जाता होगा जिसकी वजह से कोई भी वोमेन प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर सकती है। यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज में हम लोग देखेंगे कि यूट्राइन स्कैनिंग, इसका मतलब होता है कि या तो वो वोमेन पहले कभी भी प्रीवियस में सीजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुआ हो, तो उस कंडीशन में वो प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर सकती है। और दूसरा आ जाता है कि इंडोमेट्रियम जो है तो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो या तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इस कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। चौथा है प्लेसेंटल फैक्टर। प्लेसेंटल फैक्टर कहने का मतलब इस प्लेसेंटा में ऐसा क्या एब्नॉर्मलिटीज होता होगा, प्लेसेंटा में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता होगा जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी में जैसे कि एक मदर है, दो वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन, एक बेबी के लिए एक फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मल एक सिंगल बेबी कंसीव करती है। अगर फ्लैपियन ट्यूब में जाकर के डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इट मींस देयर इज अ चांस ऑफ ट्विन बेबी। अगर ट्विन बेबी है उनके वॉर्म में, अगर ट्विन बेबी वहां पे स्टेबल है, अगर अच्छे से नरिशमेंट मिल रहा है, उस कंडीशन में हो सकता है कि बेबी जो आकर के है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में उसका प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी देखा जा सकता है कि वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। फोर्थ क्या है, लाइफस्टाइल। 90% चांसेस होता है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मेन रिस्क फैक्टर में आ जाता है। अगर हम लोग अपनी लाइफ को हेल्दी रखेंगे तो हम लोग किसी भी रिस्क से दूर रहेंगे और बचे रहेंगे और हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो रिस्क लाइफस्टाइल में जैसे कि किसी किसी का हैबिट होता है, समबडी स्टैंडर्ड ऐसे फिर स्टैंडर्ड के लिए या फिर अपना लाइफस्टाइल को अच्छा शो करने के लिए स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमेन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर कंसीडर करता है आईवीएफ। इफ वो प्रीवियस में या फिर कंसीव की, तो आईवीएफ से अगर बेबी उसके अंदर इम्प्लांट हुआ है, आईवीएफ क्या है, आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स की वहां पे जो है ना फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है ट्यूब में, देन आफ्टर दैट इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के अंदर, तो वहां पे जाके प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है बेबी, उसको आईवीएफ कहते हैं। उस कंडीशन में चांसेस होते हैं क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल इंसेमिनेशन होता है ड्यूरिंग फ्रॉम द वेजाइना, तो वहां पे हो सकता है कि जाकर के जब हम लोग इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो वो प्रॉपरली अपर सेगमेंट में जाके इम्प्लांट नहीं हुआ हो, वो सर्वाइकल के नीचे इंटरनल ओएस में जाकर के इम्प्लांट हो गया हो, तो उस कंडीशन में देख सकते हैं। और चौथा एक और पॉइंट है इसमें कि हिस्ट्री, अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमन का प्रीवियस हिस्ट्री हो प्लेसेंटा प्रीविया का, इट मींस कि पहला बेबी अगर उसका प्लेसेंटा प्रीविया, पहले बेबी के टाइम में उसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ हो, तो चांसेस होता है कि जब वो दूसरी बार कंसीव करे तो फिर से उसको प्लेसेंटा प्रीविया देखा जा सकता है उसके अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिस्क फैक्टर देख लिए हम लोग कि प्लेसेंटा प्रीविया हुआ तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर आता है, ये सब हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर क्या क्या है प्लेसेंटा प्रीविया का। हम लोग क्लिनिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम लोग मेडिकली और क्लिनिकली कैसे प्रूव करेंगे कि ये वोमेन है, ये प्रेग्नेंट वोमेन प्लेसेंटा प्रीविया से सफर कर रही है। उसके अंदर कोई ना कोई सिम्टम्स देखते होंगे हम लोग, या फिर उसके अंदर कुछ तो प्रतिक्रिया होता होगा, उसके अंदर बॉडी में कुछ तो चेंजेस होता होगा, तो उसके अंदर पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। पहला है की सिम्टम्स। की सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम किसी भी पेशेंट को एग्जामिन कैसे करेंगे कि ये पेशेंट इस चीज से सफर कर रहा है, उसके बॉडी का क्या हाव भाव है, कैसा पोस्चर है, कैसा उसके अंदर सिम्टम्स जनरेट हो रहा है। तो की सिम्टम्स इसके अंदर देखेंगे कि ब्लीडिंग का पैटर्न कैसा है, मतलब कोई भी जो भी वहां पे पेशेंट सफर कर रही है प्लेसेंटा प्रीविया का, उसका ब्लीडिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि हम लोग जब एपीएच में देखते हैं उसमें ब्लीडिंग पैटर्न रेगुलर होता है, इट मींस हो रहा है, फिर रिपीटेड मोड में कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता है। उसके बाद और उसमें देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यूसली और ब्लीडिंग का कलर कैसा है। ब्लीडिंग जो होगा एकदम रेडिश कलर होगा फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर टू थर्ड ट्राइमेस्टर, ये उसका पीरियड होता है, पहले वो चेक करेंगे। और ब्लीडिंग पैटर्न तुम बताएंगे कि ब्लीडिंग पैटर्न कैसा होगा, रेगुलर होगा और कंटिन्यूस मोड में होगा, ये देख लिए।
अब हम लोग देखेंगे कि जनरल एग्जामिनेशन क्या है। जनरली हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। पहला देखेंगे, अगर हम लोग क्या पढ़े प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, क्या पढ़े, इट इज एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द विजाइना। तो विजाइना और द जेनिटल ट्रैक्ट इट मीन्स द सेम, तो एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। अगर हम लोग जनरल एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट देखेंगे पैलर, इसका मतलब होता है पीला। अगर किसी भी वोमेन के बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, इट मीन्स उसके शरीर का टेक्सचर वैसा तो नहीं होगा जैसा सब नॉर्मल दिखते हैं, तो वो थोड़ा बहुत फेस से उसका लिप देखेंगे सूखा होगा, फेस पीला दिखेगा, इट मीन्स देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लड लॉस हो रही है। तो दिखता है उसके फेस से, उसके बॉडी पोस्चर से, उसके बॉडी के कॉम्प्लेक्स से पता चल जाता है कि ये वोमेन जो है प्लेसेंटा प्रीविया सफर कर रही है, उसके जेनिटल ट्रैक्ट से विजाइनल डिस्चार्ज हो रही है। और तीसरा क्या है, मैटरनल वाइटल साइंस। मैटरनल का वाइटल साइंस क्या होगा, नॉर्मली देखते हैं वाइटल साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम लोग देखते हैं कि वाइटल साइंस ज्यादातर मोस्टली कभी किसी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि महिला जो है वो प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज हो जाता है, कोई लो बीपी का शिकार हो जाती है, कोई हाई बीपी, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। और जब हम लोग के बॉडी में, जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां पे चांसेस होती है हाइपोटेंशन का, वहां पे उसका बीपी बहुत ज्यादा रिडार्ट लो हो जाता है। और तीसरा एब्डोमेन, मतलब जनरल एग्जामिनेशन, प्रेग्नेंट है तो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा कैसा है, उसका फीटल हार्ट साउंड आ रहा है कि नहीं, उसका सर्विक्स कंट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, बच्चे का मूवमेंट एब्डोमेन पे देखा जा रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे, क्योंकि बच्चा अंदर में सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रहा है, वहां पे फीटल डिस्ट्रेस होने का चांसेस होता है। तो हम एब्डोमेन का भी जनरल एग्जामिनेशन अच्छे से करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, जनरल एग्जामिनेशन कर लिए, अब हम लोग देखेंगे अब कोई भी इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं एपीएच का। डायग्नोसिस हम लोग जनरली जैसे कि कोई भी हेल्थ सेंटर पे जनरली इसका जो डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी के विद द हेल्प से कर लेते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हेल्प करता है कि हम अच्छे से लोकेट कर पाए कि प्लेसेंटा एग्जैक्टली किस पोर्शन में जाके इम्प्लांट हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 टाइप का पढ़े, एक लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, एक मार्जिनल, एक पार्शियल, एक कंप्लीट। तो वहां पे कंफर्म अच्छे से डिटरमाइन कर देता है कि प्लेसेंटा किस कंडीशन में है, वो सर्विक्स को कंप्लीटली जाके कवर किया है, मार्जिन पे है या फिर पार्शियली है, तो वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग देख लिए डायग्नोसिस क्या है इसका। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि जब मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट के लिए एक हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे। इसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सटेंट मैनेजमेंट, इट मीन्स कि किसी भी पेशेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना, कि हम उसको कैसे क्लोजली मॉनिटर कहने का इसमें स्टेप्स आ जाते हैं क्लोजली मॉनिटर में। एक आता है एक्टिव मैनेजमेंट। 2 टाइप का मैनेजमेंट, एक्सेप्टेड मैनेजमेंट, एक एक्टिव मैनेजमेंट। हम दोनों तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। पहला में आता है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे फॉर द क्लोजर एग्जामिनेशन, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किए, उसके बाद हम वहां पे असेस करेंगे कि उसका एफएसएच अच्छे से आ रहा है, बच्चे का एसेस करेंगे। दूसरा ब्लीडिंग पैटर्न एसेस करेंगे। तीसरा उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि उसको मतलब वो एनीमिक हो सकती है पेशेंट, उसको अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, तो कंडीशन हो जाता है। तो हम लोग वहां देखेंगे, उसका ब्लड ग्रुप लेंगे, उसका वाइटल्स लेके देखेंगे कि ज्यादा उसका बीपी लो ना हो जाए। ये सब आ जाता है जनरल मैनेजमेंट में। दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट, इट मीन्स कि मैनेज करेंगे कैसे एक्टिवली, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है तो बेबी वहां पे सफर कर सकता है किसी भी अदर प्रॉब्लम से, मदर भी कर सकती है। अगर इन द रेयर केस अगर पेशेंट का बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको मैनेजमेंट उसको देना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस या फिर विद द रेफरेंस ऑफ दैट गार्जियन फ्रॉम द पेरेंट्स, वहां से मैनेजमेंट के लिए अप्रूवल लिया जा सकता है। अगर पेशेंट पहले प्रीवियस में अगर उसका पहला बेबी अगर सीजेरियन सेक्शन से हुआ है, तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि जल्दी से जल्दी 28 वीक्स तो हो चुका है बेबी का, और उसका जल्दी से जल्दी सीजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करवा दिया जाए। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को भी बचा सकते हैं और मदर को भी एक्स्ट्रा ब्लड लॉस होने से बचा सकते हैं। और दूसरा है
अगर पहला बेबी है तो पता नहीं, पहला बेबी है अगर इफ पॉसिबल वो कैपेबल है तो वेजाइनल डिलीवरी भी करवा सकते हैं, बट रेयरली ऐसा होता है। उसके बाद अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उसको हम ब्लड चढ़वाने के लिए प्रीफर कर सकते हैं एनीमिया से बचाने के लिए। तो हम आपको सारा मतलब एपीएच क्या है, एपीएच का कॉजेस क्या है, इसके अंदर सारे टाइप्स, सारा रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स, जेंडर मैनेजमेंट और इसका कैसे हम मैनेज करेंगे अच्छे से आप लोगों को बताएं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आया? कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड? एनी कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू।